नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में संधि किसे कहते हैं इसकी जानकारी लेने वाले हैं। दिए गए शब्द पढ़िए। गण प्लस ईश बराबर गणेश, यानी अ प्लस ई बराबर ए। इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ गण शब्द का आ यह अंतिम स्वर एवं इस शब्द का ई प्रारंभिक स्वर है। दोनों स्वरों के मिलने से ए स्वर की उत्पत्ति हुई, जिससे गणेश शब्द बना है। यह नया शब्द गणेश गण और ईश के उच्चारण एवं रूप से भिन्न है। यह भिन्नता या परिवर्तन संधि के कारण निर्माण हुई है। जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है, यदि उन्हें संधि के पहले वाले रूप में अलग अलग कर रखा जाए तो उसे हम संधि विच्छेद कहेंगे। जैसे दिगंबर यह संधि हुई तो इसका संधि विच्छेद दिक प्लस अंबर यह संधि विच्छेद होगा। संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। एक स्वर संधि, दो व्यंजन संधि, तीन विसर्ग संधि। हम देखेंगे स्वर संधि। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भाव प्लस अर्थ बराबर भावार्थ। यहाँ भाव शब्द का अंतिम स्वर एवं अर्थ शब्द का पहला स्वर अ, दोनों स्वरों के मिलने अ प्लस अ से आ स्वर की उत्पत्ति हुई है, जिससे भावार्थ शब्द का निर्माण हुआ। स्वर के ऐसे मेल को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 रुद्ध संधि, 4 यण संधि, 5 अयादि संधि। तो हम स्वर संधि के पहले दीर्घ संधि यह देखेंगे। देखिए, ह्रस्व स्वर अ ई उ या दीर्घ स्वर आ ई उ के आपसे मिलने से यदि सवर्ण या उसी जाति के दीर्घ स्वर आ ई उ की उत्पत्ति हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर आ शब्द हुआ भावार्थ। इस तरह दीर्घ संधि का यह उदाहरण हम देख रहे हैं। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे अ प्लस अ बराबर आ पुस्तकालय। एक भावार्थ, दूसरा पुस्तकालय, यह हो गई दीर्घ संधि। आगे हम देखेंगे गुण संधि। यदि अ या
आ के बाद ई, ई, उ, त्र स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाते हैं। इसी मेल को हम गुण संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस उ बरोबर ओ, यानी महा प्लस उत्सव बरोबर महोत्सव, यह गुण संधि का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, अ प्लस ई बरोबर ए, गण अधिक ईश बरोबर गणेश। ये हो गए गुण संधि के उदाहरण। उसके बाद हम देखेंगे रुद्धि संधि। तो यदि आ के बाद ए हो तो ए में और आ के बाद ओ हो तो ओ में बदलना रुद्धि संधि के लक्षण होते हैं। जैसे कि अ प्लस ए बराबर ए, एक प्लस एक, एक एक। दूसरा उदाहरण रुद्धि संधि का हम यहाँ पर देखेंगे, आ प्लस ओ बरोबर ओ, यानी महा प्लस औषधि महौषधि। ऐसी रुद्ध संधि यहाँ पर निर्माण होती है। उसके बाद है यन संधि। यदि ई, उ या रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का, य, उ का य और रू का र हो जाना, इसे हम यन संधि कहते हैं। जैसे कि ई प्लस अ बरोबर य, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, यह शब्द का निर्माण होता है। इसे हम यन संधि कहते हैं। आगे हम देखेंगे अयादि संधि। तो देखिए यहाँ पर भी ए, ओ तथा ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो य का ऐ, ए का आय, ओ का ऐ तथा ओ का आव हो जाना अयादि संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ बरोबर ऐ, यानी ने प्लस अन बराबर नयन, यह शब्द यहाँ पर निर्माण हुआ। इस उदाहरण को अयादि संधि कहते हैं। आगे हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन प्लस स्वर, तो इस उदाहरण में देखिए संत प्लस आचार बरोबर सदाचार, यह उदाहरण हुआ व्यंजन प्लस स्वर का। और व्यंजन प्लस व्यंजन किस तरह परिवर्तित होता है यह हम देखेंगे। देखिए सत प्लस जन बरोबर सज्जन, ये दो उदाहरण हमने यहाँ पर देखे हैं। व्यंजन संधि, उसमें व्यंजन और स्वर और व्यंजन इनका परिवर्तन जब होता है तब जो शब्द निर्माण होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन संधि में अक्षरों में परिवर्तन इस प्रकार होता है। यदि क, च, ट, त, प यह व्यंजन के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, अथवा य,
र, ल, व वर्णों में से कोई एक हो तो फ, का, ग यह हो जाता है। अर्थात हम देखेंगे व्यंजन संधि में तीसरा वर्ण कैसे आता है। देखिए, दिक प्लस अंबर बरोबर दिगंबर, इसमें क, का, ग यह तीसरा वर्ण आया। यदि क, च, ट, तप के बाद न या म आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचमाक्षर शुद्ध रूप में आता है। जैसे वाक प्लस मय बरोबर वाड़मय, यहाँ पर पंचमाक्षर शुद्ध रूप हुआ है क, का, ड। इसी तरह त या द के बाद कोई भी व्यंजन अक्षर स, ज, ट, ड, द, न, ल आए तो उस आने वाले व्यंजन के साथ वही व्यंजन उसमें हल शुद्ध व्यंजन के रूप में एक और जुड़ जाता है तथा तो या द लुप्त हो जाते हैं, उसे भी हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस चारण बरोबर उच्चारण, यह भी व्यंजन संधि होते हैं। यदि व्यंजन संधि में त या द के बाद श हो तो त या द का च और श का छ हो जाता है। उसमें उत प्लस शिष्ट बराबर उजिष्ट यह शब्द का निर्माण होता है। इसे भी हम व्यंजन संधि कहेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व या ऊष्म व्यंजन श, श, स आए तो म का अनुस्वार में बदल होता है। और इस प्रकार सम प्लस योग बरोबर संयोग, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। यदि म के बाद म हो तो अनुस्वार न होकर द्वित्व का प्रयोग किया जाता है। वो इस प्रकार जैसे सम प्लस मति बराबर समाप्ति, यह समाप्ति नहीं लिखा जाएगा, समाप्ति लिखा जाएगा। यह सब व्यंजन संधि के उदाहरण थे। आगे हम देखेंगे विसर्ग संधि। बच्चों, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे तप प्लस बल बराबर तपो बल। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, दु प्लस आत्मा बराबर दुरात्मा। विसर्ग से पहले कोई स्वर अ और आ को छोड़कर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग यानी य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। और इस प्रकार नि प्लस अर्थक बराबर निरर्थक, दु प्लस आत्मा बराबर दुरात्मा, यह सब विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। उसी तरह विसर्ग से पहले अगर अ हो और उसके बाद यदि कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे पुनः प्लस अवलोकन बराबर पुनरावलोकन, पुनः प्लस इच्छा बराबर पुनरीच्छा। इस तरह यह उदाहरण निर्माण
हो जाते हैं। आज हमने संधि और संधि के भेद यहाँ पर हमने देखे। अब हम देखेंगे कि संधि और उसका विग्रह के कुछ उदाहरण। देखिए, अंतकरण विग्रह होगा अंत प्लस करण। अहंकार विग्रह होगा अहम प्लस कार। इत्यादि विग्रह होगा इति प्लस आदि। और कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। उल्लास विग्रह यहाँ पर होगा उत अधिक लास। और एक उदाहरण देखेंगे चिन्मय। इस नाम का विग्रह यहाँ पर होगा चित्त प्लस मय। इस वीडियो के बाद आपको दिया हुआ स्वाध्याय आप सभी ने पूरा करके मुझे भेजना है। हिंदी का व्याकरण जब होता है तब 8 या 10 बच्चे स्वाध्याय मुझे भेजते हैं। उन सब की नोट मेरे कॉपी में हो रही है। जो बच्चे स्वाध्याय भेजते नहीं उनकी भी अलग से नोट मैं कर रहा हूँ। तो सभी ने वह स्वाध्याय पूरा करना है और मुझे भेजना है। धन्यवाद।